मैंने हमेशा सुना था कि शादी के बाद ससुराल ही स्त्री का असली घर बन जाता है, जहां जीवन एक नई शुरुआत करता है। लेकिन जब मेरी शादी सचिन से हुई तो मानो मेरी जिंदगी ने एक अनजानी राह पकड़ ली। मेरे दिल में शादी को लेकर कई अरमान थे, पर सचिन, वो तो जैसे किसी और ही दुनिया में खोए रहते थे। वो मेरे सामने होते हुए भी जैसे कहीं दूर थे। उनकी आंखों में कोई अनकही उदासी थी, कोई ऐसा सन्नाटा जिसे मैं चाहकर भी समझ नहीं पाई। शुरू शुरू में मैंने कोशिश की, बहुत की। हर दिन उम्मीद करती कि शायद आज वो मुझसे अपने मन की बात करेंगे, शायद आज कुछ बदलेगा। पर हर बार मेरी उम्मीदें एक खामोशी में सिमट जाती। जब भी मैंने सवाल किया, उन्होंने नजरें फेर ली, कोई ठोस जवाब कभी नहीं मिला। धीरे धीरे मैंने खुद को समझा लिया, शायद उनका स्वभाव ही ऐसा है। घर में बाकी सब कुछ था, पर एक कोना मेरे मन का हमेशा खाली रहा। वक्त अपनी रफ्तार से चलता गया, मैं भी अपनी भूमिका में ढलती चली गई, एक पत्नी, फिर माँ। हमारे 3 प्यारे बच्चे हुए, जिनकी मुस्कान में मैंने अपने अधूरे सपनों की झलक ढूंढनी शुरू कर दी। और अब जब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो महसूस होता है कि मैंने एक रिश्ते को निभाया, भले ही वो कभी पूरी तरह जुड़ नहीं पाया। हमारा परिवार हमारे लिए सब कुछ था, एक बेटा और 2 बेटियां, जिनसे हमारी दुनिया रोशन थी। हमने उनकी हर संभव परवरिश की, उन्हें पढ़ाया लिखाया, संस्कार दिए, ताकि वे जिंदगी में आत्मनिर्भर और संस्कारी बने। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनकी शादी का वक्त भी आया। पहले हमारी दोनों बेटियों की शादी हुई, घर खुशियों से भर गया। फिर हमारे बेटे की शादी के लिए सही बहू की तलाश शुरू हुई। लोग अक्सर कहते हैं कि आज के ज़माने में बेटियों के लिए अच्छे रिश्ते मिलना कठिन है, लेकिन मेरा मानना है कि बेटों के लिए भी एक सही दुल्हन चुनना कम मुश्किल नहीं। बहू को सिर्फ एक लड़की नहीं समझना चाहिए, अगर वह ठीक से अपने कर्तव्यों को निभाए बिना निकली तो पूरा परिवार प्रभावित होता है। खैर, लंबी तलाश के बाद आखिरकार मेरी नज़र एक लड़की पर पड़ी, उसका नाम प्रीति था। शुरू में तो मैं और मेरी बेटियां ही प्रीति के घर जाया करते थे। जब हमारा मन पूरी तरह से उसके गुणों और स्वभाव से भर गया और ये तय हो गया कि यही लड़की हमारे घर की बहू बनेगी, तब मैंने सचिन से कहा, अब तुम्हें भी चलना होगा, आखिर ये तुम्हारे बेटे की जिंदगी का सवाल है। लड़की को एक बार अपनी नजरों से देख लो। वो हमारे साथ तैयार होकर चल दिए। लेकिन जैसे ही सचिन ने पहली बार प्रीति को देखा, उनके चेहरे की हवाएं उड़ गईं। वह क्षण मेरे लिए जैसे समय की धड़कनों को थाम देने जैसा था। उनके चेहरे का रंग उड़ता देख मेरी नजरें वहीं अटक गईं। दिसंबर की सर्द सुबह थी, हवा में ठंड की लहर थी, लेकिन सचिन के माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। मैं भीतर तक हिल गई, ऐसी प्रतिक्रिया की तो कोई उम्मीद ही नहीं थी। मुझे यकीन था कि सचिन भी मेरी ही तरह उसे देखकर खुश होंगे, लेकिन उनके चेहरे पर जो घबराहट थी, वह किसी अनजाने डर या गहरे झटके की कहानी कह रही थी। हम ज्यादा देर वहां नहीं रुके और चुपचाप वापस लौट आए। मेरा दिल आशंकाओं से भर चुका था। क्या सचिन को ये रिश्ता मंजूर नहीं? क्या वो उस लड़की को जानते हैं? कोई बीती बात जुड़ी है उनसे? घर पहुंचते ही मैं रुकी नहीं, मैंने सीधा सवाल किया, सचिन, क्या तुम्हें लड़की पसंद नहीं आई? उन्होंने बेहद ठंडे स्वर में कहा, जब तुम लोगों ने सब तय कर ही लिया है तो मुझे क्या पूछना? उनकी बात ने जैसे मेरे दिल को चीर दिया। मैं नर्म स्वर में बोली, ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? आपकी राय हमारे लिए सबसे अहम है। हम कोई फैसला आपकी मंजूरी के बिना कैसे कर सकते हैं? मैंने धीरे से कहा, अगर आपको लड़की पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, हम दूसरी तलाश लेंगे। हम सबको प्रीति पसंद है, लेकिन आपका मत सबसे ज्यादा जरूरी है। सचिन ने मेरी बात काटते हुए तुरंत जवाब दिया, मैंने ऐसा कब कहा कि मुझे लड़की पसंद नहीं है? तुम सबको पसंद है और मुझे भी कोई इतराज नहीं। फिर थोड़ी देर रुककर बोले, बस दिनेश को भी एक बार दिखा दो। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, दिनेश तो पहले ही एक नज़र देख चुका है, अब बस आपकी हाँ की देर थी। डरते हुए फिर पूछा, तो आप कह रहे हैं कि सब ठीक है? वो बोले, मैंने हाँ कह तो दिया है। उनके शब्द सुनकर मानो मेरे दिल से कोई भारी बोझ उतर गया। मैंने राहत की लंबी सांस ली। रिश्ते की औपचारिकताएं जल्दी ही पूरी हो गईं। हम सब ने मिलकर तय किया कि 1 महीने बाद शादी होगी। वो पूरा महीना जैसे पंख लगाकर उड़ गया। घर में तैयारियों की रौनक थी, हर कोना सज रहा था और दिलों में प्रीति के आने की उत्सुकता। जब आखिरकार वह हमारे घर की बहू बनकर आई तो ऐसा लगा जैसे सचमुच सौभाग्य हमारे आंगन में उतर आया हो। प्रीति वैसी ही निकली जैसी हमने कल्पना की थी, बल्कि उससे भी बेहतर थी। वो सुंदर थी, शालीन थी, पढ़ी लिखी और सबसे अहम, उसमें बड़ों का आदर और घर के संस्कारों के प्रति गहरी समझ थी।
मेरा बेटा भी उससे बेहद खुश था, उसके चेहरे पर संतुष्टि झलकती थी। पर इस सब के बीच एक बात जो मेरे दिल को बार बार खटकती रही वो था सचिन का बदलता व्यवहार। बहू के आने के बाद वो पहले से भी ज्यादा चुप और बेचैन से रहने लगे थे। कभी कभी तो लगता जैसे कोई बात उन्हें भीतर से तोड़ रही हो, लेकिन वो जाहिर नहीं करना चाहते। खुशियों की चादर के नीचे कोई अनकहा रहस्य जैसे सांसें ले रहा था जिसे सिर्फ मैं महसूस कर पा रही थी। सचिन और बहू की खुशियों से जैसे उनका दिल ही दूर रहता था। वे दोनों घर में जैसे दो अनजाने लोग हो गए थे जो बस जरूरी बातें ही करते और एक दूसरे से दूरी बनाए रखते। सचिन बहू से बहुत कम बात करते, पर जब वो उसके सामने होती उनकी नजरें उस पर बड़े प्यार से ठहर जाती थी। ऐसा लगता था जैसे उनका दिल कुछ कहना चाहता हो पर जुबान बंद हो। मुझे अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आता था। बहू तो हमारे परिवार की बेटी जैसी होती है, फिर सचिन के दिल में उसके लिए ये अलगाव क्यों था? कई बार मैंने देखा कि वह बहू को देखते ही चुपचाप कमरे में चले जाते थे। जब मैं अचानक उनके पीछे जाकर अंदर जाती तो उनकी आंखों में आंसू चमकते मिलते। जब मैंने पूछा तो वे कहते बस। वैसे ही आंखों में पानी आ गया था। उनकी यह खामोशी और छुपे हुए जज्बात मुझे और भी परेशान करते थे। सचिन पहले से भी ज्यादा चुप रहने लगे थे और बहू को छुप छुप कर देखते रहते। उनकी इन हरकतों पर मेरा गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। मैं ठान चुकी थी कि अब चुप नहीं बैठूंगी। आज सचिन से सब कुछ खुलकर पूछूंगी। जब वो कमरे में आए तो मैंने बिना रुके गुस्से में कहा, सचिन, आप हर वक्त बहू को घूरते रहते हैं। बहू तो हमारी बेटी जैसी है। मुझे लगता है आप उसे ठीक नज़र से नहीं देखते। मेरे इतने कहने पर सचिन का भी गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने आवाज उठाकर कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह की बात करने में? बहू बेटी है और प्रीति मेरी बेटी है। उस पल मैं समझ गई, सचिन के दिल में बहू के लिए प्यार तो है, मगर साथ ही कुछ ऐसी उलझनें भी हैं जिन्हें वो छुपा रहे हैं। काफी देर तक कमरे में सन्नाटा पसरा रहा। सचिन मेरी तरफ देखते, फिर नजरें चुरा लेते, लेकिन मैं चुप नहीं रही। कुछ तो था जो उन्हें अंदर ही अंदर खा रहा था। मैंने फिर धीरे लेकिन दृढ़ता से पूछा, आखिर बात क्या है? कुछ तो है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं। जब भी आप प्रीति को देखते हैं आपका चेहरा बदल जाता है। कहीं वो आपकी किसी खोई हुई पहचान या रिश्तेदार की हमशक्ल तो नहीं? अब उनके पास कुछ भी छुपाने का कोई बहाना नहीं बचा था। उन्होंने गहरी सांस ली, जैसे कोई पुरानी गठरी खोलने जा रहे हों। हाँ, उन्होंने कहा, वो हूबहू एक जैसी लगती है, रीना जैसी। रीना? मैंने चौंक कर पूछा, कौन रीना? जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो मेरी क्लास में एक लड़की थी, रीना। प्रीति बिल्कुल उसी की तरह दिखती है। पहली बार जब मैंने प्रीति को उसके घर देखा तो मेरी रूह कांप गई थी। ऐसा लगा जैसे रीना वापस लौट आए हो जिंदा होकर। मैं हक्की बक्की रह गई। मतलब रीना अब इस दुनिया में नहीं? नहीं, उन्होंने शांत लेकिन भारी स्वर में कहा, रीना की मौत को अब 25 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। कुछ क्षणों के लिए मैं भी चुप रह गई। फिर धीरे से पूछा, क्या वह सिर्फ क्लासमेट थी या कोई और रिश्ता था आप दोनों के बीच? इतने सालों बाद भी आप क्यों इतने बेचैन हो जाते हैं? उन्होंने नजरें झुका ली और कहा, मैंने उसे बहुत पहले भुला दिया था। जिंदगी आगे बढ़ गई थी, लेकिन जब मैंने प्रीति को देखा तो रीना की सारी यादें ताज़ा हो गईं। वही चेहरा, वही मुस्कान, वही नज़ाकत। जैसे वक्त ने मुझे जबरन उस बीते दौर में खींच लिया हो। उनकी आवाज़ में दर्द भी था और एक अजीब सी कशिश भी, जैसे किसी पुराने जख्म को छू लिया गया हो। वही चेहरा, वही आंखें, और चलने फिरने का अंदाज तक वैसा ही। मैंने सचिन के चेहरे को गौर से देखते हुए पूछा, क्या रीना सिर्फ आपकी क्लास फेलो थी या उससे कुछ ज्यादा? उनके चेहरे पर एक अजीब सा दर्द तैर गया, जैसे कोई पुराना घाव फिर से हरा हो गया हो। उनकी आंखों में नमी थी और लहजे में एक भारीपन। अब तो उसे गए कई साल हो गए, उन्होंने कहा, लेकिन लगता है जैसे कल ही की बात हो। इसका मतलब है आप उसे आज तक भुला नहीं पाए। जरूर कोई गहरा रिश्ता रहा होगा। बताए, उसकी मौत कैसे हुई? मैंने नरमी से पूछा। सचिन जैसे अतीत में लौट गए हों। उनकी आवाज धीमी हो गई, लेकिन हर लफ्ज में एक किस्सा था। मैं सेकंड ईयर में था और वो फर्स्ट ईयर में। हम रोजाना एक ही बस से कॉलेज जाया करते थे। शुरुआत में तो बस एक दूसरे को चुपचाप देख लेते थे, मगर धीरे धीरे हमारी बातें होने लगी और फिर हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। वो जहाँ से बस में चढ़ती थी वो स्टॉप हमारे स्टॉप से 5 किलोमीटर पहले आता था। जब हम बस में चढ़ते तो अक्सर सीटें भरी होती। मुझे बैठने को तो जगह नहीं मिलती, लेकिन मेरी कोशिश हमेशा यही रहती कि किसी तरह उसके पास खड़े होने की जगह मिल जाए।
उसे देखना, उसके साथ खामोशी में भी कुछ बांटना, वो सब मेरे दिन का सबसे प्यारा हिस्सा था। उनकी आंखों से एक आंसू टपक पड़ा। मैंने कई बार कोशिश की थी उससे बात करने की, लेकिन वह बेहद शर्मीली और सादगी भरी लड़की थी। किसी से ज्यादा बोलती नहीं थी, मगर न जाने क्यों मेरे दिल में एक बेचैनी थी, मुझे उससे बात करनी ही थी। समय बीतता गया, 1 साल यूं ही निकल गया हमारी चुपचाप निगाहों की बातचीत में। फिर एक दिन हिम्मत जुटाकर मैंने उससे कैंटीन में चाय पीने का प्रस्ताव रखा। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ हाँ कह दिया, और वह एक छोटा सा पल मेरे लिए किसी जीत से कम नहीं था। उस दिन के बाद हम अक्सर साथ चाय पीने लगे। कैंटीन में वही टेबल, वही 2 कप चाय, और फिर आइसक्रीम। उसे आइसक्रीम बहुत पसंद थी, खासकर बड़ी वाली। वो हमेशा थोड़ी सी खाकर छोड़ देती और मैं उसका बचा हुआ हिस्सा बड़े शौक से खा लिया करता। न जाने क्यों उसका बचा हुआ खाना मुझे बहुत अपना लगता था। फ्रूट चाट में भी यही होता, बड़ी प्लेट मंगवाता, वो आधा खाती, बाकी मेरे लिए छोड़ देती। ये छोटी छोटी बातें कब हमारे रिश्ते की गहराई बन गईं, पता ही नहीं चला। वो अक्सर अपनी फैमिली के बारे में बताती, 3 भाइयों की इकलौती बहन थी, सबकी लाडली। जब वो मुझे अपने घर के किस्से सुनाती तो ऐसा लगता मानो मैं भी उस परिवार का हिस्सा हूँ। कभी कभी कहती, तुमसे क्या छुपाना, तुम तो अपने ही हो। उसके ये शब्द दिल में ऐसे उतरते कि हर बार सुनकर मैं खुद को और भी ज्यादा उसका महसूस करता। हम दोनों एक दूसरे को पूरी तरह समझने लगे थे और शायद चाहने भी लगे थे। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया जिसने मेरी पूरी दुनिया ही बदल दी। ऐसा लगा जैसे वक्त ने मेरी दुनिया को छीन लिया और मुझे बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। दिसंबर की वह रात, ठंडी हवा में नमी थी, ऊपर से बारिश और बर्फ ने माहौल को और भी सर्द बना दिया था। उस दिन बस नहीं आए और मजबूरी में हमें टैक्सी में सफ़र करना पड़ा। मैं और रीना अलग अलग टैक्सियों में थे, हमारी टैक्सी थोड़ी पीछे थी। रास्ता फिसलन भरा था, चारों ओर बर्फ जमी हुई थी और पहाड़ों से नीचे बहती नदियों का पानी भी जमने लगा था। तभी रास्ते में एक शोर उठा, सामने भीड़ जमा थी। हमारी टैक्सी वहीं रुक गई। ड्राइवर ने कुछ नहीं कहा, बस गाड़ी एक और खड़ी कर दी। मैं भागा, लोगों के चेहरों पर घबराहट थी, पुलिस भी वहां पहुंच चुकी थी। नीचे देखा तो रूह कांप गई, टैक्सी गहरी खाई में गिर चुकी थी। उसका आधा हिस्सा बर्फीले पानी में डूबा हुआ था, बाकी हिस्सा चट्टानों से चिपका हुआ। शीशे टूटे हुए थे, दरवाजे मुड़े हुए, और टैक्सी में फंसे लोग बुरी तरह घायल थे। हम सबने मिलकर शीशे तोड़े, दरवाजे खींचे और एक एक करके लोगों को बाहर निकाला। सर्दी इतनी तेज थी कि हाथ पैर सुन्न हो रहे थे, लेकिन दिल में एक ही आस थी, रीना को किसी तरह सही सलामत देख लेने की। थोड़ी देर बाद 2 लड़कियों को बाहर निकाला गया। उनमें से एक रीना थी, लेकिन वो बुरी तरह जख्मी थी। डॉक्टर ने उसके पास आकर उसकी पलकों को उठाकर देखा। उस एक पल में डॉक्टर के चेहरे का भाव सब कुछ कह गया। रीना अब इस दुनिया में नहीं थी। मैं पत्थर सा वहीं खड़ा रह गया। उसके साथ जो दूसरी लड़की थी, उसकी हालत भी नाजुक थी, माथे और गर्दन पर गहरी चोटें थीं और वो भी दम तोड़ चुकी थी। बरसों बाद भी जब भी वो रात याद आती है, ऐसा लगता है जैसे वो सर्द हवाएं अब भी मेरे सीने में घूम रही हो और रीना की मुस्कान जैसे उस बर्फ के नीचे हमेशा के लिए जम गई हो। ठंडे पानी में डूबने के बाद रीना का चेहरा जैसे जम गया हो, नील पड़ चुका था। इतनी ठंड थी कि सांसें तक थम सी गई थी, फिर भी मेरे माथे पर पसीना टपक रहा था। मैं वहीं खड़ा था जैसे दुनिया ही थम गई हो। एक आदमी मेरे पास आया और मुझे संभालने लगा, सोचकर शायद मैं फिसल गया हूँ। मगर सच तो यह था कि मैं गिर पड़ा था, रीना के उस जमे हुए चेहरे को देखकर। उस पल मेरी पूरी दुनिया उजड़ गई थी। सारे सपने, सारे वादे, हर उम्मीद, सब कुछ जैसे एक साथ चूर चूर हो गया। उसी दिन से मेरी जिंदगी की रफ्तार रुक गई, मेरी सोच सुन्न हो गई, मेरी हिम्मत टूट गई। जीने का जज्बा, किसी काम में मन लगाने की ताकत, सब कुछ कहीं खो गया था। जिंदगी का भरोसा नाम की कोई चीज नहीं बची थी। ये बातें मैं पहले सुनता था, पर आज मैं खुद महसूस कर रहा था कि वे सच हैं। कॉलेज के सभी लड़के बारिश की वजह से घर चले गए। शाम तक आरती का इंतजाम किया गया, लेकिन उस हादसे के बाद मैं कई दिनों तक कॉलेज नहीं जा पाया। मेरे अंदर सब कुछ सूख गया था, किसी भी काम में मन नहीं लगता था। जैसे तैसे पेपर दिए, लेकिन मन से बिल्कुल खाली था। नतीजा भी वैसा ही आया, मुश्किल से पास हुआ। अब मेरा सारा दिन घर के अंदर गुजरता, 4 दीवारों के बीच, अपने टूटे हुए दिल के साथ। मैं जीता तो था, पर जिंदा नहीं था। मैं तब पूरी तरह से खुद में खोया हुआ था। न तो किसी से बात करता, न दोस्तों से मिलता। घर वाले बार बार पूछते, क्या सोच रहे हो,
आगे पढ़ाई करोगे, नौकरी करोगे या कोई बिजनेस शुरू करोगे? पर मैं उनकी बातों का कोई जवाब नहीं देता था। वे मेरी पीड़ा को नहीं समझ पाते थे क्योंकि मैंने कभी किसी को अपनी बातों में शामिल नहीं किया था। रीना और मेरे बीच जो भी था वो सिर्फ मेरा एक ख्वाब था, एक छुपा हुआ एहसास जिसे मैं किसी से भी साझा नहीं कर पाया था। मैं खुद से भी डरता था, सोचता था कि बिना रीना के मैं अपनी जिंदगी कैसे गुजार पाऊंगा। धीरे धीरे वक्त ने घाव भर दिए, जख्म कम हुए, पर दिल के अंदर का वो खालीपन कभी पूरी तरह नहीं गया। मेरे माता पिता ने मेरी उदासी देखी और सोचा कि अब शादी कर देनी चाहिए, शायद इससे मेरी जिंदगी में खुशियां लौटेंगी। खानदान की सोच थी कि रिश्ता ऐसा हो जो सब कुछ ठीक कर दे। मैंने भी अपने मन की टूटन को समझते हुए इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया। शादी का बंधन निभाने के लिए मैंने खुद को तैयार किया। तुम भी मेरे साथ थे, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे। और फिर हमारे 3 प्यारे बच्चे हुए। उनकी परवरिश में हम दोनों इतने व्यस्त हो गए कि शायद अपने दुख और दर्द को भूल ही गए। मेरी जिंदगी में तुम्हारा साथ एक सहारा बन गया। मैं तुम्हारा तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मेरा इतना ख्याल रखा। तुम्हारे साथ रहने से मैं धीरे धीरे अपने दर्द भरे अतीत को भुलाने लगा और वक्त भी गुजरता गया। मगर जब मैं प्रीति को देखता तो अचानक वो पुराना हादसा मेरे दिल दिमाग में ताज़ा हो जाता। मेरी बहू में रीना की झलक देखकर मुझे यकीन ही नहीं होता था कि लोग इतने मिलते जुलते हो सकते हैं। मुझे लगा शायद रीना और प्रीति का कोई नज़दीकी रिश्ता होगा। बस फर्क इतना था कि रीना चश्मा लगाती थी और प्रीति नहीं। लेकिन अब जब प्रीति भी चश्मा पहनने लगी है तो मुझे ऐसा लगता है जैसे रीना जिंदा होकर मेरे सामने आ गई हो। हालांकि दिल कहता था कि ऐसा होना मुमकिन नहीं है। मैंने उनसे कहा कि मैं प्रीति से पूछूंगी कि क्या उसके परिवार में कोई रीना नाम की लड़की थी जो उस टैक्सी हादसे में मरी हो। शायद रीना और प्रीति के बीच कोई खास नाता हो। तुम्हारी आंखों में आंसू देख मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ कि मैंने तुम्हें गलत समझा। साल भर बाद भगवान ने हमें हमारे बेटे की खुशी दी। हमारे घर में खुशियों का माहौल छा गया और सबसे ज्यादा खुश तो तुम ही थे। उनको इतने खुश हंसते खिलखिलाते देखना मेरे लिए बेहद सुखद था। वह अपने पोते पर जान लुटाते थे और अब पूरा घर उनके लिए एक नया जहां बन गया था। पूरा दिन वे पोते के साथ खेलते रहते, उनकी जिंदगी में एक नई रौनक आ गई थी। कुछ दिनों बाद प्रीति के माता पिता ने हमें दावत पर बुलाया था। वहां उनके परिवार के कुछ और लोग भी मौजूद थे। बातचीत के दौरान हमें पता चला कि प्रीति और रीना के बीच इतनी मिलती जुलती बातें क्यों थीं। दरअसल रीना प्रीति की बुआ थी जिनकी एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी। ये बात रीना की मां ने हमसे साझा की। उन्होंने हमें अपना पुराना फोटो एल्बम दिखाया जिसमें रीना की कई तस्वीरें थीं। सचिन ने तुरंत उसे पहचान लिया और पूछा, ये जो मेरी बहू की जैसी दिखती है ये कौन है? उन्होंने जवाब दिया, ये उसकी बुआ हैं। जब वह कॉलेज में पढ़ रही थी तभी उसका देहांत हो गया था। वह उस टैक्सी हादसे में खाई में गिर गई थी। सचिन ने उत्सुक होकर पूछा, ये घटना कब की है? प्रीति की दादी ने तारीख बताई। सचिन ने फिर पूछा, क्या रीना सनशाइन कॉलेज में पढ़ती थी? हाँ बेटे, वह सच में कॉलेज में पढ़ती थी। लेकिन तुम ये कैसे जानते हो? प्रीति की दादी ने पूछा। सचिन ने धीरे से कहा, रीना मेरी कॉलेज की साथी थी, हम दोनों साथ पढ़ते थे। सचिन की आंखों में उस दर्द को देखकर हम सब कुछ कहने से चुप हो गए। धीरे धीरे समय बीता और सचिन प्रीति का बेहद ध्यान रखने लगे। उसकी हर छोटी छोटी ख्वाहिश पूरी करते और उससे प्यार से बात करते जैसे कोई अपनी बेटी से करता है। जब मैं कभी प्रीति को डांटने लगती तो सचिन मुझसे कहते, इसे मत डांटो, इतनी अच्छी बहू किस्मत वालों को ही मिलती है। उनकी यह बात सुनकर मैं भी कुछ कह नहीं पाती। रीना की भतीजी को बहू के रूप में देखकर सचिन को अंदर से सुकून मिलता था। रीना को खो देने के बाद वह बहुत अकेले हो गए थे और अपना दर्द किसी के साथ बांट भी नहीं पाते थे। लेकिन प्रीति को देखकर उन्हें ऐसा लगता था जैसे रीना की आत्मा को शांति मिल रही हो। हर इंसान की कुछ न कुछ कमजोरी होती है। मैंने सचिन की इस कमजोरी को समझा और माफ कर दिया। सचिन प्रीति के सामने पूरी तरह समर्पित हो गए थे। वह जो भी कहती तुरंत मान लेते। ऐसा लगता था कि प्रीति के सामने उसकी मना करने की हिम्मत ही नहीं होती। वो अगर आसमान से चांद लाने को कहती तो सचिन के लिए वह कोई मुश्किल बात नहीं होती। अब वे रीना को अपने सपनों में देखने लगे थे। हर सुबह उठते ही वे अपना सपना मेरे साथ शेयर करते। जब वे अपने सपनों के बारे में बताने लगते तो पूरी तरह अपने बीते हुए दिनों की यादों में खो जाते। कभी कभी ये भूल जाते कि मैं उनकी पत्नी हूँ। उनकी इस आदत से मैं बुरा महसूस कर सकती थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती थी क्योंकि मैं जानती थी कि ये बातें सचिन को सुकून और खुशी देती हैं।
उनकी खुशी का ध्यान रखना मेरा फर्ज था। वैसे भी कुछ बातों को इंसान अपने वश में नहीं रख पाता। अगर मैं उनकी इस भावना को समझने से इनकार करती तो वे खुद को हम सब से अलग कर लेते और अपने गम में और गुम हो जाते। मैं नहीं चाहती थी कि वे मुझसे दूर हो जाएं। मुझे अच्छी तरह समझ थी कि अगर पत्नी अपने पति की अच्छी दोस्त बन जाए तो वह उसके दिल के सबसे करीब होती है। शादी के शुरुआती दिनों में हम दोनों के बीच दूरी थी, लेकिन अब हमारे बीच बहुत ज्यादा नजदीकी आ गई थी। सचिन अपनी हर खुशी और हर गम सबसे पहले मुझसे बांटते थे। सचिन को मुझ पर सबसे ज्यादा भरोसा था क्योंकि मैंने उनके दिल से उस पुराने जख्म की धूल को साफ कर दिया था। उनका दिल का बोझ हल्का हो गया था। मैं कभी भी बुरा नहीं मानती थी, और सच कहूं तो क्यों मानती। आखिर एक ऐसी औरत जो इस दुनिया में नहीं है, उसकी तुलना मुझसे कैसे हो सकती थी। मैं भगवान से यही दुआ करती थी कि मेरे पति को सुकून मिले और मुझे सब्र दे। जब मैं सचिन की सच्ची दोस्त बन गई तो वे हर वक्त मुझसे बातें करते रहते। दूर होने पर भी ऐसा लगता था जैसे वे मेरे साथ ही हैं। वक्त के साथ उनका व्यवहार भी बदल गया। अब वे मेरे बिना एक पल भी नहीं रह पाते थे। जिस इंसान से मैं पहले बात करने के लिए तरसती थी, आज वही हर वक्त मुझसे जुड़ा रहता था। इतना ही नहीं, एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्होंने अपनी मरी हुई माशूका रीना को भुला दिया और पूरी तरह से मेरा हो गए। सचिन ने रीना के बारे में बातें करना पूरी तरह छोड़ दी। अब वे सिर्फ मेरे बारे में सोचते और मेरा ही ख्याल रखते। मैं उनके लिए बहुत जरूरी बन गई थी और वे मेरे बिना खुद को अधूरा और अकेला महसूस करते थे। जब मैं घर में काम में व्यस्त होती और वे मुझे नजर नहीं आते तो तुरंत मेरा हाल जानने के लिए पूछने लगते। जैसे ही वे दरवाजे से अंदर आते, आवाज लगाते, कहाँ हो मेरी धर्मपत्नी, और बच्चों से पूछते, तुम्हारी दादी कहाँ है। अगर मैं रसोई में होती तो वहीं आकर पूछते, क्या हुआ, तुम्हें नहीं देखा तो मन को चैन नहीं मिलता। मैं उन्हें बताती, शुक्ला तुम हमारे घर में बहू बनकर आए हो। वर्षों बाद आखिरकार आपके दिल का बोझ हल्का हुआ है। हमने रीना की यादों को आपके दिल से निकाल दिया है, इसलिए अब आप जलते नहीं रहे। आज हमारा परिवार खुशहाल है, एक दूसरे के साथ मुस्कुराता हंसता बोलता है। यही तो जिंदगी का असली मतलब है, सुख शांति के साथ परिवार। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।